वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज स्टूडेंट्स हम अगला एक पेपर लेके आए हैं आपके पैरामिलिट्री का ही एक और क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसको आज हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए लिपिड, इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है ऑयल्स। ऑयल्स आपके लिपिड्स का ही एग्जाम्पल होता है, वैक्स भी आपका लिपिड का एग्जाम्पल होती है और आपकी फैट्स भी लिपिड्स का ही एग्जाम्पल होता है। तो कौन नहीं है आपका? प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। अगर आपसे कोई पूछ लेगी प्रोटीन्स क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड मिलता है आपका? तो पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। इसमें कौन सा बॉन्ड मिलता है आपका? पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑयल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आपका बायोकेमिस्ट्री का है। ठीक है, सीआरपीएफ जो 2023 में पेपर हुआ था, ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर है आपका। तो मैं आपके लिए पैरामिलिट्री के ही पेपर लग के आ रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया पड़ेगी किस लेवल का क्या पेपर रहने वाला है हमारा, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को उसी तरफ आगे बढ़ाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं कि आपको डाउट रह जाए किसी तरह का, तो उसके लिए बचाने के लिए मैंने आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी है कि पुराने क्वेश्चंस पेपर लेके आपको सोल्व करवाऊँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखिए ऑयल्स क्या होते हैं आपके? ऑयल क्या होते हैं? ऑयल आपका रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑयल्स के बारे में हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री से अगर आप नीचे भी उसको रखेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा आपका? लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा। और आपका वही आपके जो फैट्स होते हैं वो किस फॉर्म में चले जाते हैं? 20 डिग्री से नीचे रखने पर आपके सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं। इनका सोर्स की बात करें हम तो क्या होता है? प्लांट सोर्स इसका मेन सोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट सोर्स क्या होता है? मेन सोर्स होता है। इसी ऑयल को हम क्या करें? हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो ये किस में बदल जाता है आपका? वेजिटेबल घी में, है ना, जो डालडा घी जिसको बोला जाता है उसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। कौन? आपका ऑयल्स ही वेजिटेबल घी में आपके कन्वर्ट होते हैं। दूसरा फैट की बात करें तो फैट आपके क्या होता है? एनिमल सोर्स से भी ऑप्टेन, जो फैट होता है, ये फैट की मैं बात कर रहा हूँ। फैट्स क्या होते हैं आपके? एनिमल सोर्स से भी ऑप्टेन होते हैं। ठीक है, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। 20 डिग्री से अगर इसके नीचे सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे का अगर टेम्परेचर करेंगे हम, यानी उससे नीचे का टेम्परेचर होगा तो ये किस में? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और बात बताऊँ आपको, ये जो फैट और जो वैक्स है, ये कि आपको वैक्स मिलता है, वैक्स के बारे में बताता हूँ। चलो फिर इसके बारे में आगे बताता हूँ। ये क्या होते हैं? एस्टर ऑफ फैटी एसिड। क्या होते हैं आपको? ये कई बार पूछा हुआ है। वैक्स क्या है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हाइयर मोलिकुलर विद हायर मोलिकुलर वेट एल्कोहल, है ना, हायर मोलिकुलर जो एल्कोहल होते हैं आपके। ठीक है, ये याद रखना। वैक्स के आपका एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हायर मोलिकुलर, जो मोलिकुलर वेट वाले जो एल्कोहल होते हैं, यहाँ पे वेट और लगा लेना, हायर मोलिकुलर वेट एल्कोहल। ठीक है, ये कौन होते हैं आपके? वैक्स होते हैं। दूसरा आपसे फैट से पूछे तो फैट के बारे में क्या बताएंगे? एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। क्या पूछेगा फैट के बारे में? तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, आप किसको बताएंगे? फैट को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन किससे आया? आपके बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट से आया है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट हो गया आपका, बायोकेमिस्ट्री से याद रखना आपको, फर्स्ट हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री से। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपका बायोकेम से हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स आर, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। तो फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? फर्स्ट पार्टनरशिप करना, दूसरा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टिंग, सिंगल ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका पैरामिलिट्री का सीआरपीएफ का है। ठीक है, पैरामिलिट्री का सीआरपीएफ का है, बता दूं स्टूडेंट्स आपको। तो दूसरा है आपका दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। साहब मैनेजमेंट का क्या काम होता है? तो फर्स्ट होता है आपका प्लानिंग करना, क्या होता है? प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग। ये किसका काम होता है? आपका जो भी मैनेजमेंट टीम होती है, ठीक है, जहाँ भी आप हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ के मैनेजमेंट का हो गया, या किसी आप इंडस्ट्री में काम करते थे वहाँ के मैनेजमेंट के, आप जब भी आप सीएसएफ में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ के मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन, यानी डायरेक्टिंग का काम किसका होता है? आपके मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो देखिए, जैसे आप पेपर देने जाएंगे, जब आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो इसी तरह से आपको आंसर की मिलेगी ऑब्जेक्शन डालने के लिए।
तो ये देख लीजिए, जैसे जिसने जो करेक्ट किया है उसके सामने उसका ऑप्शन मिल जाएगा, और जो उन्होंने ऑफिशियल आंसर की मानी है उसका आपको ग्रीन वाला मिलता है। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है। थर्ड क्वेश्चन है द मिडिल मैन आर दी पर्सनस वो प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन दी, कि मिडिल मैन जो है वो पर्सनस वो किसके बीच में क्या लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट है वर्कर और ओनर्स के बीच में, दूसरा है कस्टमर और ओनर के बीच में, थर्ड है मैन्युफैक्चरर और ओनर के बीच में, फोर्थ मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में आपके वो क्या करवाते हैं, लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों क्वेश्चंस किससे हो गए आपके, जो मैनेजमेंट DSBM सब्जेक्ट है ना, उससे आगे दो क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी मिडिल मैन होता है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक को जो ले जाने वाले, जैसे क्या होते हैं, जैसे हमने होलसेलर देखे होंगे, सबसे पहले किसके पास आएगा, मैन्युफैक्चरर से किसके पास जाएगा, आपके होलसेलर के पास, फिर वो सामान रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर या हॉकर्स जो भी होते हैं जो गली गली में सामान बेच के आते हैं हॉकर्स, उनके थ्रू वो किसके पास चला जाएगा, आपके कस्टमर के पास। तो वो क्या होते हैं जो बीच में, जो मैंने जितने भी बताया आपको, होलसेलर, रिटेलर, आपका हॉकर्स, वो सब क्या होते हैं, आपके मिडिल मैन होते हैं। तो वो किसके और किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करवाते हैं कि मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोल में बी गिवन इन केस ऑफ, चारकोल्स में भी गिवन ऑफ केस ऑफ, चारकोल किस में दिया जाता है, तो एक आपने यूनिवर्सल एंटीडोट सुना होगा, कौन सा बता रहा हूँ आपको, यूनिवर्सल एंटीडोट। तो यूनिवर्सल जो एंटीडोट होता है उसमें आपका चारकोल होता है। ठीक है, चारकोल होता है, तो उस चारकोल का हम कहाँ यूज़ करते हैं, लीवर प्रॉब्लम में नहीं, पॉइजन में, यस पॉइजन में हम उसको प्रॉब्लम करते हैं, गैस्ट्राइटिस यानी कि आपकी गैस्ट्रिक जो एसिड जहाँ पे आपका इंटेस्टिन, ये क्या है आपका स्टमक, उसमें क्या हो, इन्फ्लामेशन, जिसके भी लास्ट में ITIS लगता है उसका मतलब होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो चारकोल होता है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, आपके पॉइजन्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से हुआ आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पिछला कहाँ से हुआ था आपका, DSBM से। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको आइडिया लगाते हुए चलना है। नेक्स्ट है डैश इज असेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्पेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, तो किस में होता है आपका, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट इज एन असेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्पेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज ऑल्सो नाउ एज, तो इससे जस्ट ये पीछे वाला DSBM, ये वाला क्वेश्चन किसका हो गया आपका, DSBM ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन फिर से आपका किसका आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हमने पिछला क्वेश्चन भी मैंने जब पेपर सोल्व करवाया था उसमें भी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो ये भी आपका किससे आया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम देखते हैं एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज ऑल्सो नाउ एज, तो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, लुगोल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोला जाता है आपका, लुगोल सॉल्यूशन। अब इसमें कुछ ऑप्शन और भी दिख रहे होंगे आपको, उनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, लुगोल सॉल्यूशन हो गया ये आपका। चलो मैं ऐसा करूँगा, एक दिन स्पेशल क्लास ही डाल देता हूँ इसकी, ठीक है ना, जिससे डाउट नहीं रहेगा किसी तरह का कोई भी। चलो यहीं बता देता हूँ, रहने दीजिए फिर। ठीक है, देखिए आप, पहले बताता हूँ आपका पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, 10% क्या होती है आयोडीन, 10% क्या होता है आपका आयोडीन, और उसके साथ क्या होता है 6% आपका पोटेशियम आयोडाइड। 10% आयोडीन, 6% पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा आपका वीक आयोडीन सॉल्यूशन। वीक आयोडीन सॉल्यूशन में आपका होता है 2% आयोडीन, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है, जिस स्टूडेंट को, जिसको पता है वो उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। 2% आयोडीन और 0.5% आपका क्या होता है इसमें, या 2.5, 0.5 नहीं सॉरी 2.5 आपका क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तीसरा आपका हो गया लुगोल सॉल्यूशन। लुगोल सॉल्यूशन में आपका 5% आयोडीन होती है। कई बार ये भी पूछा हुआ है ना, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, वही लिखवाऊँगा जो आपके काम का होगा। 5% आयोडीन होगा और आपका उसके साथ 10% पोटेशियम आयोडाइड होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके 3 सॉल्यूशन हो गए। स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन में 10% आयोडीन होती है और उसके साथ 6% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। अगला है वीक आयोडीन सॉल्यूशन, किसको बोला जाता है, 2% आयोडीन और 2.5% पोटेशियम आयोडाइड। लुगोल सॉल्यूशन को ही एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन बोला जाता है। और लुगोल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर पूछे तो 5% आयोडीन और 10% आप पोटेशियम आयोडाइड बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे अगला है आपका पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन। तो पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन में आपके क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, क्या होते हैं आपके
पॉलीमर। आपने बिटाडीन टाइप का सुना होगा, उस टाइप के जो भी ऑइंटमेंट या जो भी लिक्विड्स आते हैं उनमें पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि पॉलीमर इस टाइप का पॉलीमर होगा, उसके ऊपर आपके आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्या करता है, लॉन्ग एक्शन शो करता है, लंबे समय तक आपकी जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे टिका हुआ रहता है। और आपके साइड इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट का मतलब जो आपकी स्किन की टैनिंग करती हैं वो भी ये कम करते हैं, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशंस। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक भी बता दिया आयोडीन सॉल्यूशंस के बारे में कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से हम धीरे धीरे करते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, नियमित फार्मा क्लासेज आपकी पूरी मदद करेगा आपको CISF में ASI फार्मासिस्ट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेवेशंस इन द बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड लेड्स टू। ठीक है, क्या होता है अगर आपका बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए। ये भी आपका किसका हो गया, इसको बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बोल दीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का भी हो सकता है। ठीक है, कि आपका बिलीरुबिन का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो कौन सी दिक्कत हो गई, उसको क्या बोलते हैं आपका जॉन्डिस। क्या बोला जाता है उसको, जॉन्डिस बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको जॉन्डिस बोला जाता है। डायबिटीज़ में ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज़। डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ में क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड शुगर की। अगर ब्लड शुगर आपकी 160 mg पर DL से अगर ज़्यादा आती है तो आप प्राइमरी सिम्टम्स हैं आपके कि आपको डायबिटीज़ है। फर्स्ट हो गया डायबिटीज़ का प्राइमरी सिम्टम्स। अब अगर आपसे कोई पूछ ले डायबिटीज़ क्या है, तो डायबिटीज़ इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डायबिटीज़ क्या आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में ये बताया मैंने। टेस्ट कौन सा लगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। अगर इसका लेवल 7 से ज़्यादा आ रहा है, 7 से ज़्यादा आ रहा है, 7 से अगर ज़्यादा है तो आप में क्या है, हीमोग्लोबिन, यानी कि आप कन्फर्मेटरी आपको डायबिटिक शुगर है। आपसे अगर पूछा जाए कि कितने महीने की रिपोर्ट देता तो आप बताएंगे 3 मंथ्स की। कौन से 3 मंथ्स, जिस दिन करवाए उससे जस्ट पहले वाले 90 दिन की आपको ये रिपोर्ट, कन्फर्मेटरी रिपोर्ट देता है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। ट्रीटमेंट मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, जिन स्टूडेंट्स को देखना हो, थ्योरी लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, दूसरा है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जो लेवल है, ठीक है, बिलीरुबिन जो है इनका लेवल बढ़ जाता है। इनका लेवल बढ़ जाता है, कैसे बढ़ेगा, जब आपकी RBCs अगर ज़्यादा डिजनरेट होने लगे तो RBCs के ब्रेकडाउन से जो बिलीरुबिन बनता है उसका लेवल बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया है, जॉन्डिस। कैंसर क्या होता है, ये अचानक से आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाए तो कैंसर होती है। एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। एल्जाइमर डिजीज़ आपकी क्या होती है, ये आपके जो क्रोनिक सिस्टम है, क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ है एक तरह से। और ये डिजीज़ क्या होती है, इसमें क्या होता है आपका सेंट्रल जो है, सेंट्रल एल्टी कोलिनर्जिक, सेंट्रल जो कोलिनर्जिक नर्व होती हैं, सेंट्रल कोलिनर्जिक नर्व जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाती हैं, वो डैमेज। तो इसमें क्या होने लगता है, उस पेशेंट को डिमेंशिया होने लगता है। डिमेंशिया, टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी। क्या होता है, टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी होती है इस पेशेंट को। तो इसके दवा मैंने पहले बताई आपको, डेक्रीन और रिवास्टिगमाइन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। डेक्रीन एंड रिवास्टिगमाइन सब के बारे में बताया। इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे पुराने पेपर। अगला है, यूरिया का अधिकतर उत्पादन निम्नलिखित में से किस अंग में विशेष रूप से होता है। तो आपको मैंने पहले बताया है यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपके लीवर के अंदर होता है। ये हो गया आपका लीवर। अब मैं बात करूँ कि लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। लीवर में क्या होता है, कोई भी ड्रग आएगी वहाँ मेटाबोलाइज होगी, तो मेटाबॉलिज्म भी कहाँ होता है आपका, लीवर के अंदर। आपसे पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, लीवर बताएंगे। एंडोक्राइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। लार्जेस्ट तो कौन हो गया आपका, लीवर। अगर मैं बोलूँ कि आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो उस टाइम आप लीवर ऑप्शन में नहीं करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में स्किन मिलती है, ऑप्शन में अगर आपको स्किन मिलती है तो स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। स्किन क्या होता है, आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है। लीवर के बहुत सारे काम होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करता है हर बॉडी का, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है आपका, ग्लूटाथियोन मिलता है। लीवर के अंदर कौन सा कंटेंट होता है, ग्लूटाथियोन। आपने बहुत सुना होगा ग्लूटाथियोन के बारे में, वो लीवर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर ही बनता है ग्लूटाथियोन। ठीक है, यूरिया साइकिल भी लीवर में चलता है। ये क्वेश्चन जो आपका है, यूरिया साइकिल ये कहाँ बनता है, आपके लीवर के अंदर ही यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो लीवर के बारे में मैंने इतना बताया। फेफड़ों में, फेफड़ों के बारे में, वक्र जो आपकी किडनी है, किडनी का क्या काम होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। जो भी आपके यूरिया, यूरिक एसिड्स
क्रिएटिनिन जो भी सब्सटेंस होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट उनको बाहर निकालने का काम कौन करती है? आपकी किडनी करती है। फेफड़ों का क्या काम होता है? आपका जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करने का आपका काम होता है। और मस्तिष्क आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, हार्मोन्स वगैरह रिलीज करवाने का काम किसका होता है? आपका मस्तिष्क का। तो ये क्वेश्चन कहाँ से हो गया? आपका एचएपी सब्जेक्ट से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते जाना वेटेज किस प्रकार से क्या रहता है, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर, ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया तैयारी करते हुए चलना है, मनोबल को डाउन नहीं होने देना, लगे रहना है। नेक्स्ट है डैश इज द मेथड इज यूज इन द लेबोरेटरी टू डिटर्मिनेशन द कंसंट्रेशंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन। कि एक वह मेथड बताइए लेबोरेटरी का जो डिटरमाइन करता है कंसंट्रेशन किसी अननोन सॉल्यूशन की। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? पहला ऑप्शन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, tan थीटा इजकल टू H/R। एंगल ऑफ रिपोज यानी कि इस तरह से जो आपका एंगल है, ठीक है, उसमें क्या देखा जाता है? हाइट देखी जाती है इसकी, और आपका रेडियस देखी जाती है इस ढेरी की। ठीक है, ये मान लीजिए रेडियस होगी, तो H/R इजकल टू ये जो थीटा है इसको निकालने के लिए ये होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ देखा जाता है एंगल ऑफ रिपोज? आपका पाउडर्स के देखा जाता है। किसका देखा जाता है? पाउडर्स का। क्यों देखा जाता है? कि आपका कितना एंगल ऑफ रिपोज है उसी हिसाब से उस ड्रग की क्या होगी आपकी जो उसकी, जैसे हम उसको एज ए एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं तो उसके किस तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो एंगल ऑफ रिपोज पे उस पर डिपेंड करता है। अगला है डिसइंटीग्रेशन, ये टैबलेट्स में करके देखा जाता है, टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन। तो पहला हो गया पाउडर, दूसरा डिसइंटीग्रेशन टैबलेट्स का देखा जाता है। डिजोल्यूशन पे टैबलेट डोजेस फॉर्म या आपकी कैप्सूल डोजेस फॉर्म के लिए हो जाता है डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन दोनों। ठीक है ना, ये जो भी आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उनके लिए, ठीक है, और आपकी जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म उनके लिए होता है, बट मेनली उनके लिए किया जाता है जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशंस। एंगल ऑफ रिपोज भी पाउडर वगैरह के लिए होता है। तो जो टाइट्रेशंस होता है, टाइट्रेशन ये क्या होता है? ये आपका लेबोरेटरी मेथड्स है, और ये किसी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन निकालने के लिए। आपने जब भी आप फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में जिस दिन भी डिग्री में जिस दिन भी गए थे तो वहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यही करवाई गई थी टाइट्रेशन से। ये वही सी टाइट्रेशन की बात कर रहा है कि आप वहाँ पर क्या डिटरमाइन करते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है President and the Vice President of the Central Council shall hold office for term of dash years from the date of nominations। यहाँ किसकी बात कर रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, ये बात कर रहा है आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मैंने पहले ही बताया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ खबर बताता हूँ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, फार्मेसी एक्ट 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आया था। इस फार्मेसी एक्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया 1949 में। आपसे पूछे कि पीसीआई का गठन कब हुआ था? 1949 में। तो अगर दूसरा क्वेश्चन मैं पीसीआई के बारे में बता देता हूँ, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूटेड करती है, यानी इसको बनाती। पीसीआई का गठन कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कितने साल के लिए करती है? 5 साल के लिए करती है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 5 ईयर, इसका आंसर तो हो जाएगा 5 साल। हर 5 साल में इसके इलेक्शंस होते हैं, जो भी इसके कैंडिडेट्स आते हैं। अब इसमें बात करी जाती है पीसीआई के बारे में कि पीसीआई में कितने पीसीआई का काम क्या होता है? तो पीसीआई का काम होता है आपके जो एजुकेशन रेगुलेशंस हैं, आपको स्कूल कॉलेजों को परमिशन देने का काम हो गया, वहाँ पे कब एग्ज़ाम होने हैं, उसका क्या परफॉर्मर रहने वाला है, उन सब का काम कौन करता है? पीसीआई। दूसरी एक बात बताऊं, जो सेंट्रल रजिस्टर बनता है, जैसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सबका इकट्ठा करके जो सेंट्रल रजिस्टर बनता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने 3 तरह के मेंबर्स आते हैं आपके? इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स की हम बात करें तो 6 तो होते हैं आपके जो यूजीसी से इलेक्शन जीत के आते हैं, वो होते हैं 6 यूजीसी से इलेक्शन जीत के आएंगे। ठीक है, एक आदमी होगा, वो कहाँ से आएगा? आपका एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ से एक आदमी आएगा। और एक एक आदमी कहाँ से आएंगे? आपके स्टेट से, एवरी स्टेट से एक एक चुनाव जीत के आएंगे। ठीक है, ये हो गए इलेक्टेड। नॉमिनेटेड मेंबर में भी कुछ ऐसा ही होता है। 6 मेंबर कहाँ से आएंगे? आपके स्टूडेंट्स होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। आपसे अगर इसमें पूछा जाता है कि पीसीआई में कितने लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, तो आप बोलेंगे 6 लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि 2 लोग होते हैं, एक आदमी आता है यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, और एक आता है एआईसीटीई से। ठीक है, और अगला एक बंदा आता है हर स्टेट गवर्नमेंट से आता है, एक बंदा हर स्टेट गवर्नमेंट से आता है नॉमिनेट होके। और 3 आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है, एक हो गया आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एक हो गया आपका लेबोरेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ, एक हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक हो गया डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का होता है।
ठीक है, एक कौन हो गया, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का आदमी हो गया, यानी कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, एक बंदा हो गया आपका डायरेक्टर कहाँ का, CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का हो गया, और एक आपका होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। नहीं तो एक आप इसमें जैसे डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग होते हैं आपके किस में, इस PCI में। तो PCI के बारे में अगर ये अभी तो इसमें पूछा कितने साल के लिए होता है, तो मैंने पहले बताया 5 साल के लिए होता है। कई बार एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ, कब कौन बनाता है PCI को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कब बनी थी पहली बार, 1949 में। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, कौन बंदे आते हैं, इतने बंदे आते हैं, ये सब जब जीते हुए जो जितने भी बंदे PCI में आए, इन सब में से एक प्रेसिडेंट बनता है, इन सब में से एक प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, एक प्रेसिडेंट बना, एक वाइस प्रेसिडेंट बना, और 5 उसके मेंबर्स होते हैं। इतने लोगों की एक कमेटी बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से PCI का काम बताया मैंने। PCI के काम क्या बताया, एजुकेशन का रेगुलेशन करवाने का काम होता है। दूसरा क्या होता है, सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करने का काम होता है आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कंप्लीट डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। अब किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीकर्सर ऑफ ग्लाइकोजिनोसिस। तो कौन सा एक प्रीकर्सर नहीं है ग्लूकोजिनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आपका क्या बनना, ग्लूकोज का बनना। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनता है, अगर आपका ग्लूकोज, तो उसको, उस फॉर्म को क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा उसका प्रीकर्सर नहीं है, तो उसका प्रीकर्सर कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं लैक्टेट, एसिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, एलानिन। तो आपका जो एसिटिक एसिड है वो इसका प्रीकर्सर के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स, वो इसके एज ए प्रीकर्सर के तौर पर यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिराइव्ड ए इमिडाजोल। कौन है इमिडाजोल इनमें से, इमेटीन, डिलॉक्सिनाइड। ठीक है, इमेटीन्स आपकी वॉमिटिंग करवाने काम आती है। तो मेट्रोनिडाजोल आपकी कौन सी रिंग रखती है, आपकी इमिडाजोल रिंग रखती है। कौन सी रिंग रखती है आपकी, इमिडाजोल रिंग रखती है, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है। ओके, क्लियोक्विनोल ये कहाँ यूज़ की जाती है, आपके एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है। इमिडाजोल रिंग किस में होती है, आपकी मेट्रोनिडाजोल्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The vertebral column consists of dash separate movable irreversible bonds। तो वर्टिब्रल जो कॉलम है आपका, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कितनी बॉन्ड्स होती हैं, तो उसमें कितनी बॉन्ड्स होती हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें 24 बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, ये आंसर कैसे कैसे होती हैं, तो सर्वाइकल होती हैं, सर्वाइकल। ठीक है, फिर उसके बाद आती थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, और आपकी कॉकिक्स। ये आपकी बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, याद रखना है इनको, ये क्या होती हैं, इनरिवर्सिबल बॉन्ड्स होती हैं, मूवेबल बॉन्ड्स होती हैं। नेक्स्ट आपका, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड। जो केमिकल सब्सटेंस, जो पिछला पेपर मैंने करवाया था ITBP वाला, उस पेपर में इससे दूसरा पूछा गया था। क्या पूछा गया था उसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड। किसी केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, केमिकल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको जब भी क्लास लेता हूँ एक ही चीज़ बोलता हूँ, या तो क्वेश्चन आया है या क्वेश्चन आने वाला है। अगर वो पेपर कोई स्टूडेंट सोल्व करके गया होगा तो उसके आसपास का ये क्वेश्चन आ गया। मोर्फोलॉजी उसमें पूछा था, इसमें पूछ लिया आपका केमिकल टेस्ट के बारे में। किसी हो सकता है अगले क्वेश्चन में एडल्ट्रेंट्स के बारे में पूछ ले, तो उस वीडियो में मैंने आपको एडल्ट्रेंट एक्सप्लेन करके समझाया है। यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया कि केमिकल टेस्ट में उसका टेस्ट लगा के देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ द फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू द ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म इज एक्सेप्ट वन अमोंग द फॉलोइंग। कि ये कहना चाह रहा है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म रखता है, इसके अलावा कौन है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आयोडीन रखता है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी रखता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव, यानी जब मैंने पिछले में पढ़ाया था, परोक्सीडेज की तरह काम करता है। पहले जो वो पेपर था
जो मैंने इससे पहले जो पेपर सोल्व करवाया उस पेपर में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट क्वेश्चन को इसमें घुमा दिया स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन आपको सीधा नहीं मिलेगा, हर पेपर के क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर करके ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही 1000-2000 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीनेटेड लाइम, क्योंकि ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी आपकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, यानी कि ये आपका क्या बताया मैंने, पेरोक्साइडेज की तरह जाके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करती है। जो क्लोरीनेटेड लाइम होता है उसमें ये एक्टिविटी नहीं होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला है डैश इज यूज इन द कफ मिक्सर एज ए एंटी इमेटिक्स। तो इनमें से कौन सा एक है जो आपकी कप सिरप में मिलता है और क्या करवाता है, आपकी उल्टी को रोकने का काम करवाता है। कप सिरप में होगा और क्या करेगा, उल्टी को रोकने का काम करेगा। तो ओंडेनसेट्रोन आपके कप सिरप में होगा। जैसे कुछ लोगों को जैसे उल्टी भी मतलब खांसी, बहुत तेज कफ हो गया, यानी बहुत तेज खांसी लगी हुई है, उस पेशेंट को अगर उसके उल्टी भी आ रही है उसके साथ, तो उसके साथ क्या मिक्स हुआ मिलेगा उस कप सिरप में, आपको ओंडेनसेट्रोन मिक्स वाली कप सिरप उस पेशेंट को आपको देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। एम्फेटामाइन आपकी CNS स्टिमुलेंट के तौर पे काम करती है, उन पेशेंट्स में दी जाती है जो पेशेंट अपना फोकस नहीं कर पाते। कुछ बच्चे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं जो एक जगह अपना फोकस नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप ये आपका एम्फेटामाइन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है द एम ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या एम है? फर्स्ट है टेस्टिंग, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा एडिक्वेट सप्लाई, चौथा है क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो क्या एम हो सकता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? कि क्वालिटी को कंट्रोल कर लेना, इंक्रीज करना प्रोडक्शन को, और क्या हुआ, कॉस्ट को रिडक्स करना। वही तो क्या हो गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया। ठीक है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्वालिटी को भी कंट्रोल करे, यानी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और आपका कॉस्ट कम हो जाए, तो वही तो हो गया मेन साइंटिफिक मैनेजमेंट का बात। ठीक है, अगला है डैश इज सुटेबल इंडिकेटर्स फॉर द टाइट्रेशंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक एल्कली। तो इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर है जो टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए? तो आपका मिथाइल ऑरेंज को इसमें आपका यूज़ किया जाता है। किसमें यूज़ किया जाता है? आपका मिथाइल ऑरेंज को इसमें यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल एंटीडोट इंडिकेटर्स आपका कौन होता है? KMnO4 को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का पहले आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, तो मिथाइल ऑरेंज इसका ठीक आंसर हो गया। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सेप्ट। कि ग्रोथ को कौन से पैरामीटर अफेक्ट नहीं करता है उसका नाम बताना है आपका। एल्टीट्यूड ग्रोथ को डिपेंड करता है, रेनफॉल भी डिपेंड करता है कि पौधे कितने साइज के होंगे, और फर्टिलाइजर्स भी। जो मॉर्फोलॉजी है वो आपके उस पर डिपेंड नहीं करती है। किस एल्टीट्यूड में, जैसे पहाड़ी एरिया में देखेंगे कई जगह बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं पहाड़ों में, वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। रेनफॉल जहाँ जितनी ज़्यादा बारिश होगी उसी हिसाब से पेड़ की हाइट वगैरह होती है, और आपका फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करता है, बट किस पे डिपेंड नहीं करता, आपकी मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है स्टूडेंट्स। द स्टडी ऑफ, अगला देखिए, द स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द बॉडी। कि वो मूवमेंट आपको देखना है कि बॉडी अंदर पैसेज में किस तरह से बॉडी मूवमेंट करवा रही ड्रग को, तो उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक, जिसमें क्या आता है आपका ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। वही तो क्या हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक। अगला ऑप्शन है फार्माकोविजिलेंस। तो मैंने जब बताया था फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल की फेज़ 4, वही तो फार्माकोविजिलेंस होती है। उसी में हम किसी भी ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गई, उसके नए यूजेज हो गए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब उसी को तो बोला गया है फार्माकोविजिलेंस, जो क्लिनिकल ट्रायल की फेज़ 4 होती है। थेराप्यूटिक्स का मतलब क्या हो गया, वो ड्रग कितना क्या एक्शन शो कर रही है, उसी को थेराप्यूटिक्स बोला गया है। डायनेमिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? डायनेमिक्स उसी को बोला गया है कि आपकी बॉडी ड्रग का क्या करेगी, उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। उसको क्या बोला जाता है आपका? डायनेमिक, है ना। मतलब बॉडी ड्रग का क्या करेगी, काइनेटिक हो गया, और ड्रग बॉडी का क्या करेगी उसको क्या बोला जाता है? डायनेमिक। डी से ड्रग, आपकी ड्रग जो है वो बॉडी का क्या करेगी उसको क्या बोला गया है? फार्माकोडायनेमिक। आपकी बॉडी ड्रग का क्या करेगी उसको क्या बोला गया? फार्माकोकाइनेटिक। ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो MCQ सीरीज उसमें समझाया स्टूडेंट्स, तो मैं पहले ही आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं या आपने पढ़े हैं। क्वेश्चन उसी के आसपास ही आता है, बस वहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग से, ध्यान से, आसानी से, शांति से बैठ के करना होता है। किसी तरह की कोई अड़बड़ाहट, घबराहट नहीं करनी है,
क्वेश्चंस वही आता है जो आप पढ़ के जाते हैं, बस आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अगर क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपकी वजह से होता है। पढ़ने और पढ़ाने में आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे CISF फार्मासिस्ट की। मेरा लक्ष्य है कि 20 के 20 स्टूडेंट, जो 20 सीटें हैं वो सभी मेरे ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। आपको मुझे मेरे साथ रहना है, अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेपर पुराने निकाल के ला रहा हूँ, जितने भी पैरामिलिट्री के हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे पिछला पेपर मैंने सोल्व करवाया था और ये पेपर आसपास के ही लग रहे हैं ना क्वेश्चंस, थोड़ा आगे पीछे करके ही पूछा गया है। उसमें भी कुछ ऐसे ही पूछा गया, इसमें कुछ ऐसे ही पूछा गया। तो इसी तरीके से पेपर आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही होते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख के देख लीजिए, सब में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी सेम ही मिलेंगी। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में, आगे के बचे हुए क्वेश्चंस उसमें सोल्व करवाऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, नियमित फार्मा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।